हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 12th का पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीव विज्ञान सैद्धांतिक का 2020 में जो आया था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 27 तक हम पिछले कुछ सेशंस में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 27 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से आप ये जान पाएंगे कि कैसे आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, कैसे आप टू द पॉइंट अपना आंसर प्रेजेंट करें जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आगे हम क्वेश्चन पेपर 27 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपका जीव विज्ञान सैद्धांतिक का प्रश्न पत्र 2020 का आपके सामने है। पिछले कुछ सेशंस में हमने इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, इसके आंसर्स को सॉल्व किया है। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको सॉल्व करके और उससे रिलेटेड थ्योरी को रिकॉल करके आपको अच्छे से समझा दिया है। कल हमने प्रश्न संख्या 26 के का और खा दोनों भागों के बारे में लिख दिया था। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है, उसमें निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो डिफरेंस को प्रेजेंट करने का जो शानदार तरीका है आपके पास वो है, आप टेबुलर फॉर्म में टेबल बनाएंगे, बीच में मार्जिन देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक पार्ट, दूसरे हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे दूसरा पार्ट लिखेंगे और उसको अच्छी तरह से आप प्रेजेंट करेंगे। इसमें आपको 3 अंतर स्पष्ट करने हैं। 1 + 1 + 1 3 भागों में तोड़ करके आपसे ये पूछा गया है, जिसमें क में आपको पूछा गया है शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता। ख में आपसे पूछा गया है लिटर या कर्कट एवं अपरद, और ग में आपसे पूछा गया है सहयोजिता एवं सहोपकारिता, जिसको हम हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, लिटर एंड डेट्रिटस और कॉमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 27 को करेंगे, जिसमें हमने शीत निष्क्रियता को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और ग्रीष्म निष्क्रियता को हमने राइट हैंड साइड पे लिखा। ये आपका 1 अंक का प्रश्न है या आपका 1 अंक में पूछा गया प्रश्न है, और इसको लिखने के लिए आपको 2 पॉइंट्स आपने लिखे बहुत हैं। आप इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल जल्दबाजी में बताया था कि ठंडे क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में, इसको आप यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखेंगे। पूरा सेंटेंस लिखेंगे, कैसे पूरा सेंटेंस लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे यह ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत निष्क्रियता के बारे में आप लिखेंगे कि यह, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, यह ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी? ग्रीष्म निष्क्रियता के बारे में लिखेंगे, यह गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट बच्चों हम लोग देखेंगे। लिखेंगे हम लिटर और अपरद के बारे में। यहाँ पे हम लिखेंगे लीटर और इधर की तरफ हम लिखेंगे
अपरद। ठीक है, अब लेटर और अपरद में आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि ये क्या चीज है ना। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1, इसमें लिखेंगे लीटर क्या चीज होती है, मृदा में गिरी सूखी पत्तियां, गिरी सूखी पत्तियां तथा पादपों के अवशेष, तथा पादपों के अवशेष लीटर कहलाते हैं, लीटर कहलाते हैं। या लीटर को हम दूसरे कलर के पेन से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवशेष लीटर कहलाते हैं, कहलाते हैं। ये एक एक अंतर जो है वो एक एक नंबर में आपसे पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत इसमें आपको नहीं है। दूसरे पॉइंट में आप अपराध के बारे में आपको लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो टू द पॉइंट लिखेंगे, मनुष्य, मनुष्यों अथवा अथवा जंतुओं के मल मूत्र तथा अपशिष्ट पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थ अपरद कहलाते हैं। अपरद कहलाते हैं। कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 2 भी लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 भी लिखेंगे बच्चों, और इसमें लिखेंगे ये केवल मृदा के ऊपर पाए जाते हैं, मृदा के ऊपर और ये ऊपर तथा नीचे भी पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपको लिखना है, आपने शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के बीच में अंतर लिख दिया, ये आपका 1 अंक में पूछा गया है। दूसरा, आपने लीटर और अपरद के बारे में भी 2 पॉइंट्स लिख दिए, ये भी आपका 1 अंक के लिए पूछा गया है ना। और तीसरा क्या है, तीसरा आपको लिखना है सहयोजिता और सहोपकारिता के बारे में।
सहयोजिता और सहोपकारिता। जिसको आप म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वह पारस्परिक क्रिया, वह पारस्परिक क्रिया वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ, जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। ना ही हानि होती है। तो इसका उदाहरण आपको लिखना होगा। उदाहरण भी हम लिखेंगे। एक उदाहरण आपका लिख देंगे हम, आम के पेड़ व ऑर्किड के मध्य। ऑर्किड के मध्य। इसमें ऑर्किड को रहने के लिए जगह मिल जाती है, लेकिन आम के पेड़ को कोई लाभ भी नहीं होता और आम के पेड़ को कोई नुकसान भी नहीं होता है ना। तो ये आपकी सहयोजिता कहलाती है, जिसको आप सहोपकारिता, एक दूसरा सहजीवी संबंध के रूप में यदि बात हो रही है तो ये किस प्रकार का सहजीवी संबंध है, जिसमें एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे वह पारस्परिक क्रिया, वह पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों को वह पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है क्या कहलाती है? सहोपकारिता कहलाती है। सहोपकारिता कहलाती है। और इसके उदाहरण में आप इसका उदाहरण भी लिखेंगे। इसके उदाहरण में लिखेंगे लाइकेन में। लाइकेन में आपस में जो पाया जाने वाला शैवाल और कवक के बीच संबंध है वो सहोपकारिता कहलाता है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे कवक प्लस शैवाल
ये दोनों अपने अपने जीवन यापन के लिए एक दूसरे पर जब डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ऐसे संबंध सहोपकारिता कहलाता है। और ऐसा संबंध जहां पे एक जाति को फायदा होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है, वो आपका सहयोजिता कहलाता है। तो सहोपकारिता और सहयोजिता में अंतर लिखने के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। ये प्रश्न भी आपका 1 अंक के लिए पूछा गया। ये प्रश्न भी आपका 1 नंबर के लिए पूछा गया। है ना? इसमें आपका सहयोजिता और सहोपकारिता को आप कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं। कमेंसलिज्म और यहाँ पे आपका ये म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने 27 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। इसमें देखिए 27 में आपको और यानी कि इंटरनल ऑप्शन दिया गया था। आपको इसमें इंटरनल ऑप्शन दिया गया था, तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। सेकेंड पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन में यदि इंटरनल ऑप्शन दिया गया है तो अगले वाले को हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। एक कोशिकीय जीवों द्वारा प्रदर्शित, ये क्वेश्चन नंबर, एक कोशिकीय जीवों द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 5 अंकों का प्रश्न पूछा गया है, 3 अंकों तक पूछा गया प्रश्न खत्म हो चुका है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा, यानी कि इसको आपको बहुत विस्तार से अच्छी तरह से प्रेजेंट करना होगा। अलैंगिक जनन के प्रकारों का वर्णन करना है और अलैंगिक जनन का और लैंगिक जनन में अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन आपको मैं बता रही हूं, लेकिन चूंकि इस बार ये एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, इसमें आपका आप ऑप्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप ऑप्ट करेंगे क्योंकि ये वाला आपका सिलेबस में है इस बार, और 28 में आपका एक कोशिकीय जीवों द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन के प्रकारों का वर्णन ये आपका नहीं है इस बार के सिलेबस में। ये कट डाउन था और आपका एक उपयुक्त आरेख के साथ स्तन ग्रंथि के संगठन का वर्णन कीजिए। ये कैसा है, ये आपका इस बार के सिलेबस में है। तो देखो जो 2020 का क्वेश्चन पेपर था बच्चों, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका नहीं पूछे जाएंगे इस बार के एग्जाम में। तो आपको उपयुक्त आरेख के द्वारा स्तन ग्रंथि के संगठन का वर्णन करना है। ये आपका, इसमें मैं डायग्राम आप क्या करेंगे, डायग्राम आप अपने जो आपने पढ़े हैं नोट्स उससे आप देखेंगे, ध्यान से आप उसको बना लेंगे और हम संगठन का वर्णन करना है ना। तो आपको इसके, ये क्या है, ये आउट ऑफ सिलेबस है इस बार के लिए, केवल इस बार के लिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि एग्जाम में ये शायद पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये आपका कट डाउन है अलैंगिक जनन के प्रकारों का वर्णन करने वाला। तो हम क्या करेंगे, इंटरनल चॉइस में जो इस बार आ सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। यदि हम ये क्वेश्चन करते सॉल्व तो इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में बताना था, यानी कि आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें अलैंगिक जनन बताना है जिसमें वो विधियां बताती हैं जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। आपको द्विखंडन के बारे में लिखना था, फिर आपको मुकुलन के बारे में लिखना था,
आपको पुनरुद्भवन के बारे में लिखना होगा और आपको अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में अंतर भी लिखना होगा। ये आपका 28 पर हम पार्ट 2 करेंगे। एक उपयुक्त आरेख के द्वारा स्तन ग्रंथि के संगठन का वर्णन कीजिए। तो ये जो है आपका, ये हो सकता है पूछा जाए, कोई पक्की बात नहीं है बच्चों, लेकिन हो सकता है पूछा जाए। तो क्या करेंगे, हम इसके बारे में एक बार रिवाइज अवश्य कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 28। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 28 के बारे में, ठीक है। आपको मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में लिखना है। तो हम लिखेंगे स्तन ग्रंथि और मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, चाहे तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे, चाहे आप कैसे लिखेंगे, चाहे तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे और चाहे तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो पॉइंट वाइज ही लिखेंगे, उससे क्या होता है, टू द पॉइंट चीजें लिखने से आपको मार्क्स हमेशा अच्छे मिलते हैं। तो लिखेंगे फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स सभी मादा स्तनधारियों का लक्षण है। लक्षण है पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कि मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रैकेट में हम यहाँ पे ब्रेस्ट्स भी लिखेंगे, है ना। ये पेयर्ड होते हैं, ये जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं, जिसमें ग्लोब्यूलर ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड होती है ना, तो इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट में फैट होता है, और वेरिएबल अमाउंट में फैट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट वाइज ही आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे प्रत्येक ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड होता है किसमें, 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। 15 से लेकर के 20 मेमोरी लोब्स में
डिवाइडर होता है। मेमोरी लोब्स में डिवाइड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पहले सारे पॉइंट्स हम लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम डायग्राम के बारे में बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे मेमोरी लोब में इसको हम ब्लू पेन से ही लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे मेमोरी लोब में सेल्स के क्लस्टर होते हैं, सेल्स के क्लस्टर होते हैं जिन्हें अल्वियोलाई कहते हैं, है ना। जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एल्वियोलाई की कोशिकाओं से मिल्क सिक्रीट होता है, और जो कहां पर स्टोर होता है, जो एल्वियोलाई के ल्यूमेन में स्टोर होता है, जिसको हम एल्वियोलाई की कैविटीज और इसको हम ल्यूमेन भी कहते हैं, ल्यूमेन में स्टोर होता है, में एकत्रित होता है। एल्वियोलाई कहाँ खुलती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है, और प्रत्येक लोब की ट्यूब्यूल्स मिलकर मेमोरी डक्ट बनाती हैं, और उसके बाद कई मेमोरी डक्ट्स मिलकर के एम्पुला बनाती हैं, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ करके मिल्क बाहर निकलता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेमोरी डक्ट्स मिल करके क्या बनाती हैं, मेमोरी डक्ट से क्या बन जाता है, आपका वाइडर मेमोरी एम्पुला बन जाता है, वाइडर
मेमोरी एम्पुला, और उसके बाद यहाँ पर क्या होती है, लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखने के बजाय यहीं पर लिख देंगे यहाँ पे मिल्क। ठीक है, तो ये अब इसमें नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है जिसमें आपको फैट, मेमोरी स्किन, रिब्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट और उसके बाद एरियोला, सबके बारे में प्रॉपर लिखना है। बच्चों, आज की क्लास में, आज के सेशन में आप सभी ने, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 करवा दिया है, 2020 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अगले सेशन में हम बाकी बचे प्रश्न उत्तरों को और करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए और अच्छा कुछ सीखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।